हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। गाइस, आप सभी को पता है आईटीआर फाइल करने की दो ड्यू डेट्स होती हैं, एक 31 जुलाई और दूसरा 31 अक्टूबर। अगर आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना है तो आपको 31 अक्टूबर तक अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। लेकिन अगर आपका नॉन ऑडिट का केस है, आपको ऑडिट नहीं कराना, सिंपली अपनी आईटीआर फाइल करनी है, तो आपको 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करनी होती है। अभी हमारी किस साल की आईटीआर फाइल होनी है? फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। ये आईटीआर फाइल होंगी असेसमेंट ईयर 25-26 में। इस साल गवर्नमेंट ने नॉन ऑडिट के केस में आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है। अब आप 15 सितंबर तक अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो अगर आप इन टाइम लिमिट के अंदर अंदर अपनी आईटीआर को फाइल कर देते हैं तो माना जाता है आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया है। ठीक है, सेक्शन 139 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर आपकी आईटीआर फाइल हुई है, टाइमली आईटीआर फाइल हुई है। लेकिन अगर आप इस डेडलाइन को मिस कर जाते हैं, यहां तक आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाते, तो आपके पास ऑप्शन होता है बिलेटेड आईटीआर को फाइल करने का। बिलेटेड आईटीआर का सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन नंबर 4। बिलेटेड आईटीआर आप कब तक फाइल कर सकते हैं? तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बिलेटेड आईटीआर फाइल हो सकती है 31 दिसंबर 2025 तक। अब अगर आपने ओरिजिनल आईटीआर फाइल किया है या आपने बिलेटेड आईटीआर फाइल किया है, लेकिन आपकी आईटीआर में कोई एरर है, कोई ओमिशन है जिसको आपको रेक्टिफाई करना है, तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज भी कर सकते हैं, आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। सेक्शन होता है 139 सबसेक्शन नंबर 5। रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल करनी होती है? सेम डेट होती है 31 दिसंबर 2025 तक आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, तो एक आईटीआर कितनी बार भी रिवाइज हो सकता है। अब अगर मान लीजिए आपने अपनी आईटीआर को फाइल ही नहीं किया, ना ओरिजिनल ना ही बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट निकल चुकी है, या फिर आपने फाइल तो कर दिया है लेकिन उसमें कोई एरर है, ओमिशन है, आप उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाए, आप रिवाइज रिटर्न भी नहीं फाइल कर पाए क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी थी, तो आपके पास ऑप्शन होता है अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का। सेक्शन होता है 139(8)(a। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल हो सकती है? देखिए, जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपको उसका असेसमेंट ईयर देखना होता है। 24-25 का असेसमेंट ईयर है 25-26। असेसमेंट ईयर एंड होने के 4 साल के अंदर अंदर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 का अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल हो सकता है? 31 मार्च 2030 तक। ठीक है, लेकिन अपडेटेड रिटर्न हर कोई पर्सन फाइल नहीं कर सकता। अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपको कोई ना कोई अमाउंट गवर्नमेंट को टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी के फॉर्म में पे करना ही हो। अगर आप चाहते हैं आपका रिफंड है, आप अपडेटेड आईटीआर फाइल कर दें तो नहीं हो सकता। अगर आप अपने टैक्स के अमाउंट को कम करना चाहती हैं, आप अपनी इनकम के अमाउंट को कम करना चाहती हैं, तो अपडेटेड आईटीआर आपके लिए नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अब आपने अपनी रिटर्न फाइल की, किसी भी सेक्शन में फाइल की, 139 1 में, 4 में, 5 में, 8A में, किसी भी सेक्शन में आपने फाइल की, तो आपका काम यही खत्म नहीं होता। आपको अपनी आईटीआर फाइल करने के बाद उसको 30 डेज के अंदर अंदर ई वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। ठीक है, कब तक ई वेरीफाई करना होता है? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज उसको ई वेरीफाई करना होता है। ई वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आपकी आईटीआर तो कोई भी फाइल कर सकता है। अगर किसी पर्सन के पास में आपका पैन नंबर हुआ, आपका पासवर्ड हुआ, तो वो आपके आईटीआर को फाइल कर देगा। लेकिन आईटीआर आप ही फाइल करवा रहे हैं कि नहीं, इसका प्रूफ होता है ई वेरिफिकेशन। तो आईटीआर तो कोई भी फाइल कर सकता है, लेकिन ई वेरीफाई वही कर सकता है जिसका आईटीआर होता है। तो ई वेरीफाई कैसे हो सकता है? आपके आधार का जो आधार से जो नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी के थ्रू हो सकता है, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर आपके अगर डिजिटल सिग्नेचर है आपके पास तो आप उसके थ्रू, मतलब डीएससी के थ्रू भी आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी मोड से ई वेरीफाई करना नहीं चाहते तो आप सिंपली आईटीआर वी का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर सिग्नेचर करके उसको सीपीसी बेंगलोर सेंड कर सकते हैं। उससे भी आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई
कर सकते हैं। तो आईटीआई को ई वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर 30 दिन निकल चुके, आपने आईटीआई ई वेरीफाई नहीं किया, आप ई वेरीफाई करना उसको भूल गए, तो फिर मान ली जाएगी कि आपकी आईटीआर क्या है, इनवैलिड है। इनवैलिड आईटीआर आपकी मान ली जाएगी। इनवैलिड आईटीआर का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाएगा आपने कोई आईटीआर ही फाइल नहीं की, अगर ये 30 डेज की टाइम लिमिट निकल चुकी है तो। क्लियर? तो आपकी क्या ड्यूटी होती है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रिटर्न फाइल करना होता है, उसको ई वेरीफाई करना होता है। जैसे ही रिटर्न आपका ई वेरीफाई हो जाता है, मान लिया जाता है कि आपका आईटीआर, आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करते हैं, आपका आईटीआर चला जाता है सीपीसी बेंगलोर। बेंगलोर सीपीसी बेंगलोर में आपके आईटीआर की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। कैसे होती है, सिस्टम के थ्रू। सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपकी आईटीआर को ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक फिल्टर्स लगे होते हैं, कुछ ऑटो चेक्स लगे होते हैं, 5 तरह के चेक्स लगे होते हैं। तो जो आईटीआर होती है वो इन चेक से होकर निकलती है। ठीक है, तो ये चेक्स देखते हैं कि आपके आईटीआर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कितने चेक होते हैं, 5 चेक्स होते हैं। 5 चेक्स या बोल दो 5 फिल्टर्स होते हैं। कौन कौन से चेक होते हैं, तो सिस्टम ये देखता है कि आपके आईटीआर में कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं है। अर्थमेटिकल एरर मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। दूसरा वो चेक करता है कि आपके आईटीआर में कोई इनकरेक्ट क्लेम तो नहीं है या फिर कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इनकंसिस्टेंसी मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी है और गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। जैसे कि आपके 26 ईयर्स में कोई जो टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट है और आपके टीडीएस और टीसीएस के अमाउंट में कोई मिसमैच तो नहीं है। या फिर आपके एआईएस में मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट दे रखी है, लेकिन आपने आईटीआर फाइल करते टाइम उस इंटरेस्ट को कंसीडर ही नहीं किया, तो ये मिसमैच हो गया इंफॉर्मेशन में। तो इस तरह की जो दिक्कत होती है वो भी आपका सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेता है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि जब भी आप अपना आईटीआर फाइल करें तो 26 एएस, एआईएस, टीआईएस इनको अच्छे से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि दोनों में थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो आपके पास नोटिस आने के पूरे चांसेस होते हैं, और अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो वो भी अटक जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक फिल्टर में ये फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, थर्ड क्या है कि अगर कोई आपका, जैसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट हुआ है और आपके ऑडिटर ने क्या किया, कोई खर्चा डिसअलाउ कर दिया, लेकिन आपने आईटीआर फाइल करते टाइम उसको कंसीडर कर लिया। या फिर आपके ऑडिटर ने कोई इनकम जो है वो आपकी इनकम में इंक्लूड की थी, लेकिन आपने आईटीआर फाइल करते टाइम उस इनकम को हाइड कर लिया, तो ये भी आपका जो सिस्टम होता है इसको पकड़ लेता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, अगर मान लीजिए आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, जब भी आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं। जैसे बिलेटेड रिटर्न के केस में अगर किसी साल आपका बिजनेस लॉस है या कैपिटल गेन का लॉस है, तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते टाइम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आप सेट ऑफ कर सकते हैं इन लॉसेस को, बट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एटीआईए से एटीआरआरबी की डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं या एसईजेड है और सेक्शन 10AA की डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं, तो बिलेटेड आईटीआर फाइल करते टाइम आपको ये डिडक्शंस अलाउड नहीं होती हैं। ये तभी अलाउड होता है जब आप ओरिजिनल आईटीआर फाइल कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, जबरदस्ती इन डिडक्शन को क्लेम कर लिया, जबरदस्ती अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो सिस्टम इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ठीक है, सिस्टम इनको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो जब आपका आईटीआर इन 5 चेक से होकर निकल जाता है, तो उसके बाद में आपके पास आ जाती है इंटीमेशन। ओके, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर ये इंटीमेशन आपके पास आती है। अच्छा, ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका आईटीआर है वो सीपीसी बेंगलोर के पास जाता है प्रोसेस होने। आईटीआर प्रोसेस होगी तो इस आईटीआर को प्रोसेस करने का एक टाइम लिमिट भी तो होगा कि कब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी। तो सीपीसी बेंगलोर के पास आईटीआर प्रोसेस करने का कितना टाइम होता है, तो देखिए किस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर प्रोसेस होनी है आपको ये देखना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आपने फाइल की है, इसका आप असेसमेंट ईयर देखेंगे क्या होगा, 25-26। ये असेसमेंट ईयर जब एंड होगा उसके 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 31 दिसंबर 2026 तक प्रोसेस हो सकती है।
जो सीपीसी बेंगलोर होता है उसके पास इतना टाइम होता है आईटीआर को प्रोसेस करने का, जो कि काफी होता है, सफिशिएंट होता है, राइट। तो जब भी हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं हमें तो इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर फाइल करनी होती है, और हम ये सोचते हैं हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई, हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखते हैं अरे इंटीमेशन नहीं आई, आईटीआर प्रोसेस नहीं हुई। तो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस होने का भी एक टाइम होता है जो कि काफी ज्यादा होता है। और आईटीआर आपकी, जैसे आप देखेंगे कि काफी सारी चीजों पर भी डिपेंड होती है कि जल्दी प्रोसेस होगी कि नहीं। अगर आपने आईटीआर 1 फाइल किया है या आईटीआर 4 फॉर्म फाइल किया है, जो कि बहुत सिंपल आईटीआर होती है, इनमें चेक्स ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। लेकिन आईटीआर 2 होती है और 3 होता है, ज्यादातर आईटीआर 3 जो कि बहुत लेंथी फॉर्म होता है, तो उसको प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इस टाइम तक सीपीसी बेंगलोर के पास टाइम होता है आईटीआर को प्रोसेस करने का। ओके, अब जब क्या हो जाता है, आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है, इन चेक से होकर निकल जाती है, आपके पास तुरंत क्या आ जाती है, इंटीमेशन आ जाती है 143(1) की। जैसे ही आप ये इंटीमेशन रिसीव कर लेते हैं, मतलब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई। अच्छा, ये इंटीमेशन आपको कैसे मिल सकती है, आपको आपके ईमेल पर मिल सकती है, ठीक है। कभी कभी आपके पास एसएमएस भी आ सकता है कि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो गई। ये हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो गवर्नमेंट का पोर्टल होता है ना, वहां पर तो आपको ये इंटीमेशन मिल ही जाएगी, चाहे आपको ईमेल और एसएमएस मिले या ना मिले। इंटीमेशन चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी इंटीमेशन होती है ना, अब वो 3 तरह की हो सकती है। क्योंकि भाई एक तरीके से आपका एग्जाम हुआ है आपके आईटीआर का, कि वो आपने ठीक फाइल किया है कि नहीं किया, अब उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो एक तो हो सकता है कि आपने क्या किया है, मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन एकदम एग्जैक्ट मैच हो गई है, उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नो एडजस्टमेंट, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सब कुछ सेम है, ठीक है, नो एडजस्टमेंट। दूसरा क्या हो सकता है कि आपकी डिमांड आई है, डिमांड आई है मतलब आपने कोई इनकम कम शो की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 से एआईएस में एफडी की इंटरेस्ट शो हो रही थी, आपने अपनी आईटीआर में नहीं दिखाई, तो इससे क्या हो गया, डिपार्टमेंट उस इनकम को कंसीडर कर लेगा, इनकम बढ़ गई, उस पर टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स की डिमांड रेज हो सकती है, ठीक है, आपके पास डिमांड आ सकती है। थर्ड क्या हो सकता है, आपके पास रिफंड आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने खुद ही आपने अपना आईटीआर फाइल करते टाइम बोला कि मैंने टीडीएस और टीसीएस, मेरा ये एडवांस टैक्स पहले से था जो कि मैं पे कर चुका हूँ, मेरा रिफंड है, ठीक है, आपने आईटीआर फाइल करते टाइम बोला कि रिफंड है, और जो सीपीसी बेंगलोर है उससे वो एग्री भी हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने टीडीएस टीसीएस से एडवांस टैक्स का क्लेम ही नहीं लिया, वो जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हुई उस टाइम पर सीपीसी बेंगलोर ने उस क्लेम को लेकर आपका रिफंड निकाल दिया, ठीक है, दोनों ही केसेस हो सकते हैं, तो आपका रिफंड आया। तो इस तरीके से 3 तरीके की इंटीमेशन आ सकती हैं। मैंने अलग अलग कलर्स में क्यों लिखी है, क्योंकि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इंटीमेशन ब्लू कलर की होगी, डिमांड आएगी तो वो रेड कलर की इंटीमेशन होगी, और अगर रिफंड आएगा तो वो इंटीमेशन ग्रीन कलर की होगी। आप गवर्नमेंट का जो पोर्टल होता है incometax.gov.in, वहां पर जाकर अपने पैन नंबर और यूजर आईडी डालकर लॉगिन कर सकते हैं। वहां पर व्यू फाइल रिटर्न में जाकर आप देख सकते हैं, आपको इंटीमेशन मिल जाएगी। इंटीमेशन को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करते टाइम वो आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। इसका पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड इसका होता है आपका पैन नंबर, जो कि स्मॉल लेटर्स में होता है, प्लस आपका डेट ऑफ बर्थ। तो पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का जो कॉम्बिनेशन होता है, पैन नंबर स्मॉल लेटर्स में डालना है, इससे आपका ये पासवर्ड आप डालिए, आपकी इंटीमेशन ओपन हो जाएगी। उसमें कलर आएगा, ग्रीन कलर की रिफंड, रेड कलर की डिमांड, और अगर ब्लू कलर की होगी तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आप देख लीजिए कि रिफंड आपने जितना क्लेम किया था उतना ही रिफंड बन रहा है ना, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिए। रिफंड बन रहा है, आपका रिफंड आ जाएगा, 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिफंड आ जाता है, ठीक है, 15 डेज में आपका रिफंड आ जाता है। रिफंड किस में आएगा, आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए, ठीक है, वैलिडेटेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, अगर वैलिडेटेड नहीं हुआ तो आपका रिफंड अटक जाएगा। दूसरा, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज रखनी है कि आपका पैन और आधार लिंक होना चाहिए, अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो फिर आपका रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई डिमांड है और आप उस डिमांड से अग्री करते हो तो आप उस डिमांड को पे कर दीजिए, अगर आप अग्री करते हो तो। अगर आप अग्री नहीं करते हो तो आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन डाल सकते हो, ठीक है, अंडर सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन रेज कर सकते हो।
अगर आप नहीं तो ग्रीवेंस रेज कर सकते हो, ठीक है, ग्रीवेंस रेज कर सकते हो, और नहीं तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, ये जो इंटीमेशन होती है ना, ये ऑर्डर ही माना जाता है, ठीक है, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप सीआईटी अपील्स में भी जा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं, और अगर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिर इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, लेकिन आपको इंटीमेशन अच्छे से चेक करनी होती है, क्योंकि अगर डिमांड है, आपने डिमांड पे नहीं की, तो उस डिमांड पे क्या लगता रहता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब चलती रहती हैं, और इन फ्यूचर अगर आपका कितने भी साल बाद कभी भी आपका कोई रिफंड आता है, तो ये जो डिमांड है, इस रिफंड से एडजस्ट होने के बाद में गवर्नमेंट आपको रिफंड पे करती है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि रिफंड आपको क्या मिलता है, विद इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ में रिफंड मिलता है। अंडर सेक्शन 244A में इंटरेस्ट बताई गई है, इंटरेस्ट का अमाउंट 0.5% पर एनम पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलती है, सेक्शन 244A बोल। तो ये तो होता है पूरा प्रोसेसिंग का केस। अब एक दूसरी चीज और देखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपने अपनी आईटीआर को 30 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाई नहीं किया, तो आपकी आईटीआर क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, मतलब मान जाता है कि आपने कोई आईटीआर ही फाइल नहीं किया। जब इनवैलिड हो जाएगी तो आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग पे ही नहीं जाएगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी तो कोई इंटीमेशन ही नहीं आएगी, तो इनवैलिड आईटीआर के केस में कोई इंटीमेशन नहीं आती, ठीक है। आईटीआर दो तरीके से इनवैलिड हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा, आईटीआर दो तरीके से इनवैलिड हो सकती है, या तो आपकी मिस्टेक की वजह से कि आपने ई वेरीफाई नहीं किया, या फिर आपकी किसी और मिस्टेक की वजह से। दूसरा हो सकता है कि जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो रही है, तब डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में ही कोई टेक्निकल एरर आ गई, कोई ग्लिचेस आ गई, इस वजह से आपकी आईटीआर इनवैलिड हो गई। दो रीजन से हो सकती है, आपकी गलती की वजह से या फिर डिपार्टमेंट की गलती की वजह से भी आपकी आईटीआर इनवैलिड हो सकती है। अब असेसमेंट ईयर 23-24 में जो आईटीआर फाइल की गई होंगी, इनको प्रोसेस करने का जो टाइम लिमिट होगा मैक्सिमम होगा 31 दिसंबर 2024 तक, ओके, 2025 चल रहा है, ये टाइम लिमिट अब एक्सपायर हो चुका है। तो असेसमेंट ईयर 23-24 की जो आईटीआर है, उससे पहले की जो आईटीआर है, उनके टाइम लिमिट अब एक्सपायर हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने बोला कि 23-24 की जो आईटीआर थी, जिनकी प्रोसेसिंग का टाइम लिमिट हो चुका है एक्सपायर, अब उनमें से वो आईटीआर जो कि क्या हो चुकी है, इनवैलिड हो गई थी, जो कि क्या हो गई थी, इनवैलिड हो गई थी। और इनवैलिड क्यों हो गई थी, क्योंकि डिपार्टमेंट की मिस्टेक थी। डिपार्टमेंट की मिस्टेक कैसे, टेक्निकल इश्यूज की वजह से इनवैलिड हो गई, इनवैलिड हो गई, और क्या हो गया, उनका टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो गया, अब वो प्रोसेस भी नहीं हो सकती। लेकिन उनमें से क्या हुआ था कि काफी सारे असेसी ऐसे भी थे जिनका क्या हुआ था, रिफंड था, जिनका रिफंड था। अब उनकी आईटीआर तो इनवैलिड हो गई, अब उनकी आईटीआर प्रोसेस ही नहीं हुई, इंटीमेशन ही नहीं आया, तो फिर रिफंड भी नहीं आया, रिफंड अटक गया। ऐसे लोगों ने, ऐसे टैक्स पेयर ने क्या किया, जो सीपीसी बेंगलोर है उसके पास ग्रीवेंस रेज करनी स्टार्ट कर दी। सीबीडीटी ने बोला कि सीपीसी बेंगलोर के पास काफी सारी ग्रीवेंसेस आ रही थी, क्योंकि आईटीआर हमारी मिस्टेक की वजह से, मतलब सीपीसी बेंगलोर की मिस्टेक की वजह से इनवैलिड हो गई थी, लोगों के रिफंड अटक गए थे, ग्रीवेंसेस रेज हो रही थी। तो ऐसे केसेस में हमने ये जो टाइम लिमिट है, इस टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है। अब आईटीआर आपकी 31 मार्च 2026 तक प्रोसेस हो जाएगी, मतलब ऐसी जो आईटीआर है जो इनवैलिड हो गई थी डिपार्टमेंट की मिस्टेक की वजह से, अब वो फिर से प्रोसेस होने स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुकी थी, टाइम लिमिट को बढ़ा दिया है 31 मार्च 2026 तक, वो फिर से प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, खुद से ही वो लोग प्रोसेस करेंगे, और जिन लोगों का रिफंड बन रहा था उन लोगों के रिफंड भी मिलेंगे, रिफंड मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है, विद इंटरेस्ट आपको रिफंड मिलेगा। और जो इंटरेस्ट होता है एट द रेट ऑफ 5.5% पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से मिलता है, ठीक है, पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ध्यान क्या रखना है आपको कि आपका जो पैन और आधार नंबर है, ठीक है, पैन एंड आधार वो क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। अगर पैन और आधार आपका लिंक नहीं है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। सर्कुलर आया था इसके लिए, सर्कुलर नंबर है 2020
ठीक है, 28 जुलाई 2025 का ये सर्कुलर आया है। तो आप देख लीजिए, आप उन लोगों में से हैं जिनकी आईटीआर 23 असेसमेंट ये 23-24 है, उससे पहले की आईटीआर है, इनवैलिड हो चुकी है। ठीक है, इनवैलिड हो चुकी है, और वो भी डिपार्टमेंट की मिस्टेक की वजह से, आपकी मिस्टेक की वजह से नहीं, डिपार्टमेंट की मिस्टेक की वजह से। आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए गुड न्यूज है। अब 31 मार्च 2026 तक आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा था तो रिफंड आपको इंटरेस्ट के साथ में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।